नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय दर्श में स्वागत है, अभिनंदन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे एवं सकुशल होंगे और कल का लेक्चर आप लोग देख ही लिए होंगे और आप लोगों की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पेपर में किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था, वो सारी चीज़ें हम लोगों की डिस्कस हो गई थी। आज हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे ज्योमेट्री। तो अपना पेपर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे मैथ का ज्योमेट्री। ठीक, तो ज्योमेट्री में आप लोग वेक्टर, जो आज हम लोग का यूनिट जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स। तो स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स आप लोग इंटर में भी पढ़ के आए हैं तत्काल। तो वहाँ भी जो चीज़ें यूज हुई थी, आप लोग डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे वहाँ पर। तो वहाँ पे जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो यूज करना है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन पढ़ेंगे हम लोग, वो वेक्टर का यूज करके पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं जिसकी नीड है बेसिक चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें उनका डिफिनेशन लिखेंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, जिनकी नीड है वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं हम लोग। तो उसके आगे फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन मेन टॉपिक्स। तो सबसे पहले जो जरूरत है उन जरूरत की चीज़ों को हम लोग पहले पढ़ लें। क्लियर है सबको ना? तो चलिए हेडिंग लगाइए सबसे पहले स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो जो हमारा पेपर फर्स्ट होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो पढ़ने जा रहे हैं पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग आज, और ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 होगा। तो पेपर का नाम लिख लीजिएगा ज्योमेट्री, और हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स by using वेक्टर टेक्निक। और यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आए हुए हैं, भी नए नए हैं, कि आप इंटर में किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे, लिखने का तरीका कुछ भी रखते थे तो मार्क्स आपको मिल जाते थे। लेकिन यहाँ पर लिखने का तरीका आपका प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स आपके कटेंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं उसी तरीके से आप सारी चीज़ें करिएगा और पैटर्न को फॉलो करिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे। ये तो हमारा जो पढ़ना है इस यूनिट का नाम लिखते हैं स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स बाय यूजिंग वेक्टर टेक्निक। तो सबसे पहले जो हेडिंग हम लोगों की लगेगी वो लगेगी स्केलर एंड वेक्टर। तो हेडिंग लगाइएगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वेक्टर्स, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स और इसकी डिफिनीशन लिखेंगे कि क्या होते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो फर्स्ट हेडिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो हेडिंग लगा लीजिए सब लोग और इसकी डिफिनीशन हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसके अंतर्गत ए नंबर डाल के स्केलर्स एंड वेक्टर्स हेडिंग लगाने के बाद आप लोग लगाइए नंबर ए में स्केलर। स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स एंड, तो चलिए डिफिनीशन लिखिए स्केलर की। अ स्केलर is a quantity which possess magnitude but not direction. स्केलर्स क्या होते हैं? अ स्केलर इज अ क्वांटिटी विच पोजेस मैग्नीट्यूड बट नॉट अ डायरेक्शन। स्केलर्स क्या होते हैं? क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी जानते हैं ना, स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ हिंदी में जो कहा जाता है। तो स्केलर है, स्केलर क्या है? क्वांटिटी है जो कि क्या रखता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हैं? परिणाम, परिमाण। ठीक, बट नॉट डायरेक्शन, यानी उसका परिणाम हो, सॉरी परिमाण हो, हिंदी में कहते हैं परिमाण, और उसमें डायरेक्शन ना हो। तो मैग्नीट्यूड, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि एग्जांपल फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं मास जैसे कहते हैं कि आपका वेट कितना है 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी। तो 10 केजी है, लेकिन उसमें क्या है? डायरेक्शन थोड़ी बता रहा है कि लेफ्ट साइड में 10 केजी है या राइट साइड में 10 केजी है। तो यानी उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। तो इसको अंडरलाइन करिएगा, मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। क्लियर? तो मास हो गया। और बताइए क्या हो सकता है? स्पीड, आप लोग जानते हैं, सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। स्पीड भी क्या होता है? चाल, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डायरेक्शन थोड़ी होती है, स्पीड क्या होती है? मैग्नीट्यूड। तो स्पीड बता सकते हैं। और क्या हो सकता है बताइए? बहुत सारे स्केलर्स हैं, नाम बताते चलिए सबका। तो यहाँ हो गया हमारा स्पीड ले सकते हैं, एंड अब भी ले सकते हैं टेम्परेचर भी हमारा क्या होता है? टेम्परेचर भी क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी है। मास हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, और टाइम भी कह सकते हैं हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी एंड एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे? स्केलर्स। तो स्केलर्स की डिफिनीशन लिख लीजिए। तो लिख चुके हैं स्केलर की डिफिनीशन। किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है स्केलर्स क्या होते हैं? तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं जो कि आप लोग अभी तक इंटर में भी पढ़े हैं,
सारी चीज़ें लिखते चलिए। एंड बी में हम लोग अपना डिफिनेशन लिखेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स तो हेडिंग लगाइएगा वेक्टर्स। ठीक, दिख रहा है सबको? किसी को कहीं ना दिखने में तो दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा कि नहीं दिख रहा है। तो वेक्टर की डेफिनेशन लिखिए, अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब कहने का क्या मतलब है? राशि। पढ़े ना राशियाँ कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच पोजेज। पोजेज का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? एक वर्ड आ रहा है पोजेज। पोजेज माने रखता है या उसके पास है। ठीक, तो है के सेंस में है, रखता है। ठीक, तो इस सेंस में हमारा क्या है? पोजेज का सेंस है। ठीक, समझिएगा मतलब इसका। पोजेज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन and follow vector law and follow vector law of addition वेक्टर्स क्या होते हैं? वे राशियां होती हैं जो मैग्नीट्यूड रखते हैं एज वेल एज डायरेक्शन रखते हैं। यानी मैग्नीट्यूड तो होगा, उसके साथ साथ क्या होगा? उसमें डायरेक्शन भी होगा। एंड फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एंड वो क्या करेगा? वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन, मतलब जैसे 2 + 2 हम लोग ऐड करते थे, 2 + 2 ये क्या है? सारी सारी अदिश राशियां, नंबर भी क्या है हमारी, क्या है? वो स्केलर्स है। तो 2 + 2 जोड़ते तो क्या हो जाता था? 4 हो जाता था। लेकिन वेक्टर के केस में क्या होता है? जैसे अभी करंट की बात करें तो जो करंट हमारा होता है, जैसे यहाँ से अगर 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 5 एम्पियर का, इधर मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, एम्पियर का, इधर जा रहा है 3 एम्पियर का, 3 एम्पियर का। क्लियर? 3 एम्पियर का, 3 एम्पियर का करंट हमारा जा रहा है। इस बात को समझिएगा। तो करंट में आप लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम लोग बता सकते हैं ना करंट कहाँ से कहाँ किधर की ओर जा रहा है। मान लीजिए ए है, ये बी है, मान लीजिए ये सी है, इधर ये बी है। तो आप लोग बता पा रहे हैं कि करंट हमारा ए से बी की ओर जा रहा है, तो डायरेक्शन भी बता दे रहे हैं। कितने एम्पियर का जा रहा है? 5 एम्पियर का। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन तो बता रहे हैं करंट में। और यहाँ से देखिए हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर। तो इस तरीके से अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो करंट हमारा 3 एंड 2, लेकिन इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है? 5 एम्पियर ना। इस तरीके से हमारा आ जाता है 5 एम्पियर। तो जो हमारा करंट होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इस वजह से हम करंट को क्या करते हैं? वेक्टर नहीं करते। ध्यान रखिएगा। तो वेक्टर हम लोग किसे करेंगे? जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो आप लोग वेक्टर जब पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, तो मान लीजिए ये वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए है, अब ये वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को कैसे ऐड करते थे? तो इसका क्या होता था? जो यहाँ पर एंगल होता था उसको भी हम लोग लेते थे ना। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किस तरीके से ऐड करेंगे? अगर ये 60 डिग्री से है तो इस वेक्टर को कैसे ऐड करते थे? जो हमारा रहता था उसको ऐड करने के लिए क्या करते थे? इसको ऐसे ऐड करते थे। तो हमारा क्या होता था? ए प्लस वेक्टर बी, इस तरीके से निकालते थे। इसी तरीके से तो निकालते थे। तो जो हमारा थीटा है, तो इस थीटा, अब इसकी जो वैल्यू आएगी जरूरी नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 3 है और इसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो जरूरी नहीं है कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आए, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आए वो कितना आ जाए? वो 2 + 3 5 आए। ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे क्या लिखते थे? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। इस तरीके से लिखते थे हम लोग, क्योंकि एंगल भी आ जा रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ और निकल के आएगा। तो जो हमारा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हमारा वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच पोजेज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो आप कभी भी आपसे पूछा जाए कि वेक्टर्स क्या होते हैं, तो आप इतना ही मत बताइएगा कि वे राशियाँ जो परिणाम के साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी रखती हैं वो वेक्टर कहलाती हैं। इतना कहना आप लोगों के लिए इंटर तक सही है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में यही परिभाषा बताते हैं तो आपकी डिफिनेशन गलत हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। आपको बाद में ऐड करना होगा, इतनी बात ऐड करनी होगी, इट्स फॉलो, इट आगे लगा सकते हैं ऐड करके, फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यानी वो जो सदिश के योग का नियम है उसको भी फॉलो करना चाहिए। जैसे कि जोड़ को, जैसे हम लोग नंबर्स को जोड़ते हैं तो सिंपली 2 + 2 3 कर देते हैं, 2 + 2 4 कर देते हैं, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। 2 + 2 0 भी हो सकता है वेक्टर के केस में, जानते हैं आप लोग। वेक्टर के केस में 2 + 2 क्या हो जाएगा? 0 भी हो सकता है। 2 + 2 देखिए, अब वेक्टर के केस में क्या होता है? मान लीजिए कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? मॉड ऑफ ए 2 है, एंड मॉड ऑफ दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2 है। तो a + b जो होगा, इसका a + b का जो मैग्नीट्यूड होगा कहाँ से कहाँ तक बीच में होगा? 4 से लेकर के जो इसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा वो कहाँ तक होगा? 0 तक। यानी ये 0 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ऐसा इंटर में आप लोगों को सारी चीज़ें डिफिनेशन में बताई गई हो। क्यों? क्योंकि जब वेक्टर ए, देखिए मान लीजिए वेक्टर ए हमारा ए हुआ 2 मैग्नीट्यूड का ए, और फिर मान लीजिए इसके आगे हमने क्या किया? अगला वेक्टर जोड़ दिया बी, और इसके बीच का एंगल क्या हो गया? 0 हो गया। तब इस केस में जो हमारा वेक्टर आएगा a + b का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 4 आ सकता है। लेकिन अगर यही हम डायरेक्शन, मान लीजिए हमारा मैग्नीट्यूड a हो गया 2 यूनिट का, अब इसी पे सीधा उल्टा हम कर दिए b को,
तो हमारा ए प्लस इधर था लेकिन बी हमारा इधर इधर की ओर है डायरेक्शन उसका, तो इस तरीके से। तो जब इसको ऐड करेंगे तो इनके 180 डिग्री हो जाएगा इनके बीच का डायरेक्शन। तो जब इसको ऐड करेंगे तो जो ए प्लस बी हमारा आएगा इस केस में उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 0 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझते रहिए, क्योंकि डायरेक्शन जैसे जैसे आप चेंज करते रहेंगे, जैसे इसके बीच का एंगल कुछ और बना देंगे तो हमारा ए हो गया, ए बी हो गया। हमने एक जनरली एग्जाम्पल लिया है कि इसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो इस एंगल पर भी डिपेंड करेगा कि एंगल हमारा कितना है, तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ए प्लस बी हमारा क्या आएगा। अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग मैग्नीट्यूड आ सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो डिफिनीशन आप बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा ऐसा चीज़। तो ये डिफिनीशन लिख लीजिए एंड एग्जाम्पल में लिखेंगे इसके नीचे कि कौन कौन से वेक्टर होते हैं। बताइए, आप लोग इंटर में वेक्टर पढ़ के आए हैं? ऐसा तो है नहीं कि वेक्टर नहीं पढ़े हैं इंटर में, तो एग्जाम्पल तो बता ही सकते हैं ना। एग्जाम्पल बताइए क्या क्या होती है वेक्टर में। आप पहले से लिख सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या है बताइए जल्दी जल्दी। फोर्स, और फोर्स भी क्या है हमारा वेक्टर है। और क्या बता सकते हैं? वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम भी बता सकते हैं। और बताइए क्या होती है? वेक्टर्स बताइए फटाफट एंड एटसेट्रा कर लीजिए, बाकी आसान चीज़ें आप लोग लिखते रहिए। तो वेक्टर में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो डिफिनेशन लिख लीजिए और फिर उसको एग्जाम्पल से लीजिए। अब अगला हेडिंग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो अगला हेडिंग लगाइएगा रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। ऑफ अ वेक्टर कि किसी भी वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका नोटेशन क्या होता है। क्लियर? अभी हमने डिफिनेशन देखा कि इसमें क्या होता था, केवल मैग्नीट्यूड होता था, जबकि इसमें क्या होता था, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता था, हमारे यहाँ डायरेक्शन होता था और क्या करता था, वेक्टर्स के एडिशन लॉ को क्या करता था, फॉलो करता था। अब यहाँ देखेंगे रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका नोटेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। अब ग्रेजुएशन में आप लोग आ गए हैं तो हर चीज़ प्रॉपर वे में लिखना है और सीखना है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो चलिए लिखिए रिप्रेजेंटेशन एंड वेक्टर। तो लिखिएगा ग्राफिकली a vector is represented by an arrow। दिख रहा है सभी को? किससे रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ मिटा लीजिए, इधर लिख चुके हैं सब लोग ना, मिटा दें इधर। तो डायग्राम एक बनाएंगे, सारी चीज़ें आप लोग समझेंगे। तो किसी भी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो माने तीर, तीर जानते हैं, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर मान ले रहे हैं, वेक्टर हमारा क्या है, ये वेक्टर, ठीक? तो इस वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी भी एरो से। ग्राफिकली मतलब ग्राफ में, मतलब ग्राफ कहने का मतलब उसका चित्र बनाना है हमको। तो किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी लेंथ जो है वो किसको बताएगी? इसके लाइन सेगमेंट whose length is equal to the magnitude of the vector। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। समझ में आई सभी को बातें? तो किसी भी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि डायरेक्शन लाइन सेगमेंट whose length is equal to the magnitude of the vector। तो जो उसका क्या होगा, लेंथ होगा वेक्टर का, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। बातें समझ में आ रही है सभी को ना? डिफिनेशन तो अच्छे से सारी डिफिनेशन समझते चलिए। ऑफ अ वेक्टर एंड whose direction is the direction of the वेक्टर तो जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा कैसे पता चलेगा? देखिए, मैग्नीट्यूड को करेगा ऑफ द वेक्टर एंड whose डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यानी जो हमारा ये क्या है, एरो है, जो एरो की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा? वो वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। तो एरो की डायरेक्शन किधर की ओर है? ओ से पी की ओर है। समझ में आ रहा है सभी को? तो जो ओपी का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा? वेक्टर, जो हमारा वेक्टर ए है उसका डायरेक्शन होगा। क्लियर है बातें? सबको समझ में आ रही है? किसी को कहीं अगर समझने में डिफिनेशन दिक्कत होगी तो बताइएगा, और प्रॉपर डिफिनेशन लिखिए इस तरीके से, कहीं छूटना नहीं चाहिए, ठीक?
तो डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए लिखिए 10, यहाँ से लिखिएगा 10 द एरो 10 द एरो OP represent a vector whose magnitude is the length OP, यहाँ लिखिएगा सेज A comma and whose direction is that from O to P। तो यहाँ कह रहा है कि जो हमारा इसको समझिए 10 द एरो OP, जो हमारा एरो है OP रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो हमारा एरो O से P की ओर है, हमारा एरो जो बना हुआ है तीर सिंबल दिख रहा है तीर है, तो ये जो OP एरो है हमारा या तीर है किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? हुज मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ OP, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा? वो लेंथ होगा किसका? OP का। द लेंथ OP को रिप्रेजेंट, जो OP लेंथ होगा वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड, किसके मैग्नीट्यूड को? वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को। क्लियर? से जिसको हमने कह रहे हैं, हम किसको कह रहे हैं उसको क्या सिंपली, जैसे वेक्टर हमारा A है उसके ऊपर एरो हमने लोग लगाया है हम लोगों ने, इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो जो A है यही क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड है किसका? वेक्टर A का, तो उसको हम A कह रहे हैं, ये हम लोग कह रहे हैं। ठीक? एंड हुज डायरेक्शन इज दैट फ्रॉम O to P, एंड जो डायरेक्शन होगा किस कहाँ से कहाँ होगा? O से P की ओर, ना कि P से O की ओर। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन किस दिशा से किस दिशा की ओर बताया जा रहा है। ये डिफिनेशन लिख लीजिए एंड आप देखते हैं नोटेशन क्या होगा इसका। नोटेशन लिख सकते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाई किस तरीके से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई OP वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, और इसी को कह सकते हैं हम लोग, और A वेक्टर A, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो हमने वेक्टर लिखा है उस वेक्टर को लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, तो यहाँ पर हमारी बात समाप्त हो जाती है। तो डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो समझ में आ रही है सभी को डिफिनेशन? तो अच्छे से डिफिनेशन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा रहे लिख गया सभी का? चलिए, सारी चीज़ें आराम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें सीखते चलेंगे। ये सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी अभी, क्योंकि आगे हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें सारी चीज़ों का यूज होगा, इस वजह से हम लोग पढ़ ले रहे हैं जो जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वेक्टर टेक्निक से ही हमारे किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है तो वेक्टर का यूज करके ही लिखना है, या किसी भी प्लेन का भी इक्वेशन लिखना है तो वेक्टर के यूज करके ही लिखना है। तो सारी चीज़ें हम लोग लिखते चले जाएंगे। अब चलिए लिखिए स्केलर प्रोडक्ट, अगला हेडिंग लगाइएगा स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा। इंटर में क्या 11th में पढ़े होंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और मैथ में भी पढ़े होंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट किस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग लिखेंगे। तो चलिए फिर डिफिनेशन नीचे करके पहले स्केलर प्रोडक्ट लगाइएगा, फिर डेफिनेशन लिखिएगा। तो डेफिनेशन करके लिखिएगा नीचे, लिखिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B, वेक्टर A and B denoted by A, बीच में क्या लगाना है हमको? डॉट लगाना है, and B। A dot B is defined as is a scalar and is defined as किस तरीके से डिफाइंड है कि A डॉट B इक्वल टू वेक्टर A वेक्टर B cos थीटा। इफ, इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा, इफ वेक्टर A
जो हो जीरो के बराबर ना हो एंड वेक्टर बी भी हो वो जीरो ना हो, यानी कि क्या होना चाहिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तब हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है इस तरीके से डिफाइन होगा। जब वेक्टर ए क्या हो नॉन जीरो हो एंड वेक्टर बी भी क्या हो नॉन जीरो, तब हमारा वेक्टर इस तरीके से डिफाइन हो। क्लियर है बात है? तो कोई भी किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन है, ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे उसको इज स्केलर, और वो क्या होगा एक स्केलर होगा, जो भी ए डॉट बी आएगा वो क्या होगा हमारा स्केलर ही होगा। एंड उसको किस तरीके से लिखेंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कास थीटा इफ जो हमारा वेक्टर ए है वो नॉन जीरो होना चाहिए एंड वेक्टर बी भी जो है हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब नॉन जीरो कहने का मतलब वेक्टर ए जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नल वेक्टर नहीं होना चाहिए। क्लियर है बातें, समझ में आ रही है सभी को? इसी को लिख सकते हैं जो हमारा मॉड ऑफ है उसी को सिंपली ए भी लिखते हैं, तो ए बी कॉस थीटा करके दोनों लिख लीजिएगा। एंड सेकंड हम लिख सकते हैं जो हमारा डिफाइंड होगा ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इफ ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो जो आप फर्स्ट ईयर वहाँ इंटर में पढ़े होंगे तो आपको इस तरीके से पढ़ाया गया ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा। अब एक कंडीशन में आपको पढ़ाया गया होगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तब उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो जीरो के बराबर होगा। लेकिन ये डिफिनीशन है, ये दोनों मिलाकर पूरी डिफिनीशन कंप्लीट होती है। यदि दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो हो जाए या दोनों वेक्टर, आर कहने का मतलब एक वेक्टर जीरो हो जाए या बी वेक्टर जीरो हो जाए या दोनों वेक्टर जीरो हो जाए, उस केस में जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन होगा वो जीरो के बराबर होगा। और ए डॉट बी जो हमारा होगा वो क्या होगा इसका तरीके से ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। क्लियर है? अब इसको समझ लीजिए, यही समझा दें। जैसे हम लोगों को बताया जाता है, जो इंटर में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बताया गया होगा, मान लीजिए वेक्टर हमारा ए है, मान लीजिए हमारा वेक्टर बी, तो बताया गया होगा कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा, क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, हम मान ले रहे हैं 90 डिग्री। लेकिन जब हमारा वेक्टर नल वेक्टर हो जाएगा, मान ले रहे हैं मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो आप कैसे कहेंगे कि परपेंडिकुलर, मान लीजिए यही हो जाएगा जब नल वेक्टर, तो मान लीजिए वेक्टर बी हो गया, वेक्टर बी मान लीजिए नॉन जीरो है जबकि वेक्टर ए हमारा क्या है जीरो। अब बताइए परपेंडिकुलर है दोनों, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इस केस में? नहीं है ना, कुछ यहाँ बता पाएंगे कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है? परपेंडिकुलर होने के लिए कुछ मैग्नीट्यूड होगा तब तो आप बताएंगे कि इनके बीच का 90 डिग्री है। यहाँ पर एक पॉइंट है तो पॉइंट से कैसे बता देंगे? और नल वेक्टर का डायरेक्शन भी नहीं बता सकते कि नल वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन नल वेक्टर का डायरेक्शन बता सकता है कोई, किस तरीके से हो सकता है इसका डायरेक्शन, तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है नल वेक्टर का, तो आप बता नहीं सकते। तो इसीलिए डिफिनीशन बहुत प्रॉपर लिखिएगा। तो ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो यहाँ पर अगर डिफिनीशन इधर उधर थोड़ा सा भी लिखेंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, तो बहुत प्रॉपर लिखिएगा। यानी जब हमारा क्या है वेक्टर जब जीरो नहीं है, ए और बी जब हमारा जीरो नहीं है, उस केस में हमारा इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन होगा। एंड जब जीरो होगा, कोई एक जीरो हो जाए या दोनों जीरो हो जाए, तो तब उस केस में जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन होगा वेक्टर्स का वो जीरो के बराबर डिफाइन होगा। क्लियर है बातें सबको, समझ में आ रही है ना? स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन है दो वेक्टर्स का, तो लिख लीजिए इसको। और स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक स्केलर होता है, यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि डिनोटेड बाई ए डॉट बी इज स्केलर एंड इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड है, इस तरीके से डिफाइंड है। तो ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो नोट हो गई सबको डेफिनेशन, मिटा दें इसको। अब चलिए लिखिए नीचे जहाँ पर मॉड लिखे वो सारी चीज़ों को लिख दीजिए। लिखिए यहाँ से वेयर, वेयर यहाँ लिखिए मॉड ऑफ ए जो हमारा है जो कि ए के बराबर है, कामा पे लिखिएगा मॉड ऑफ बी जो है जो बी के बराबर हम लोग लिख रहे हैं वो क्या है, आर आर मॉडुली, आर मॉडुली। देखिए मॉडुली लिखने का मतलब मॉडुलस आप लोग जानते हैं ना, मॉडुलस। तो यहाँ पर ए एंड बी दो आ जा रहे हैं, तो आर के साथ मॉडुली लिखने के बाद इसका प्लूरल करेंगे, बहुवचन करेंगे, तो यहाँ पर यू एस को हटा के आई लगा दिया जाता है, ठीक, तो मॉडुली हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से लिख सकते हैं मॉडुली, मॉडुली ऑफ वेक्टर ए कमा वेक्टर बी एंड थीटा बी एन एंगल एंड थीटा is the angle between them, और थीटा इन दोनों के बीच क्या है, एंगल। तो ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। तो डिफिनीशन में क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग इस वाले कंडीशन को नहीं बताते, तो इसको ध्यान में रखिएगा कभी भी। तो अब कभी भी कह दिया जाए ए डॉट बी इक्वल टू क्या है हमारा जीरो है, तो क्या वो वेक्टर परपेंडिकुलर ही होंगे, जरूरी नहीं। अब ये ध्यान रखिए यहाँ से कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाए, तो क्या कभी भी आपको कोई बता दे कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, तो बताइए क्या हमारे ये दोनों ए एंड बी क्या वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, तब आपको पूछना होगा कि वेक्टर ए हमारा क्या है, वेक्टर बी क्या है। अगर वेक्टर ए या वेक्टर बी कोई जीरो हो गया या दोनों जीरो हो गए, तब उस केस में हम नहीं कह सकते कि जो हमारे वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर वेक्टर है। समझ में आ रही है सबको बातें? तो इसको यहाँ पे लिखिए, तो बना लीजिए यहाँ से डायरेक्ट इसके लिए। तो यहाँ से मान लीजिए हमारा क्या है, एक वेक्टर ए है और मान लीजिए हमारा क्या है, वेक्टर बी है। क्लियर? और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तब इस केस में जो ए बना हुआ है, तब हमारा जो ए डॉट बी आया है इस केस में वो क्या है, अब देखिए मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं सिंपली ए बी कॉस थीटा, तो सिंपली ये लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर हमेशा जरूर लगाइएगा इसके ऊपर। तो ए बी कॉस थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हमारा क्या है मॉड ऑफ
जो हमारा वेक्टर ए है नॉन जीरो है एंड वेक्टर हमारा बी भी क्या है नॉन जीरो। इस केस में हमारा वेक्टर इस तरीके से डिफाइंड है। तो ये डायग्राम बनाइएगा, इसको लिखिएगा इसके आगे, जिससे आपको ध्यान में रहे। बाकी सारी चीज़ें हम लोग रिमार्क में लिखेंगे, छोटी छोटी भी चीज़ें। तो ग्रेजुएशन में यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे साथ के जो भी लड़के पढ़े थे तो क्या हुआ था कि बहुत लोग लिख के आए थे 30 पेज का रहता है, तो 26-27 पेज लिख के आए थे और मार्क्स उनका कम आ गया था। जबकि हमने 20 पेज 22 पेज ही लिख कर आए थे, लेकिन हमारा मार्क्स ठीक आ गया था। तो वही उन लोगों का रहता है कि कैसे आ सकता है, पक्षपात कर रहे हैं। तो पक्षपात नहीं होता है, आप लिख कैसे रहें, ये बात बहुत मैटर रखती है यहाँ पर। ग्रेजुएशन मार्क्स इसी बात के करते हैं कि आप लिख कैसे रहें। तो प्रॉपर लिखिएगा, जो भी लिखिएगा डिफिनीसन, कहीं भी कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो चलिए अगला लिखिए वेक्टर प्रोडक्ट्स, और यहाँ से थोड़ा सा और लिख लीजिए इसी के नीचे, रिमार्क करके लिखिएगा, रिमार्क करके लिख लीजिए। रिमार्क नंबर 1 यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए डॉट प्रोडक्ट, यहाँ लिखिए स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट is also called as dot product, इसी को बोला जाता है इनर प्रोडक्ट भी। तो इसको लिख लीजिएगा इनर प्रोडक्ट। नाम सारे जानते रहिए क्या क्या बोला जाता है इनर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट तो जान ही रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट भी एंड इनर प्रोडक्ट भी इसे कहा जाता है, तो जानते रहिए आप लोग। एंड इसी को भी बोला जाता है डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो ये भी जान लीजिए इसका नाम डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो कभी भी आपको दिखे क्या ए डॉट बी, तो इसके कितने नाम होंगे, पहला स्केलर प्रोडक्ट तो है ही, दूसरा डॉट प्रोडक्ट, तीसरा इनर प्रोडक्ट एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो चारों नाम आपको ध्यान में रखने चाहिए कि ए डॉट बी कभी भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या हुआ, कह दे डॉट प्रोडक्ट, कह दे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए तब भी यही निकालना है, इनर प्रोडक्ट कह दे तब भी यही निकालना है, एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट कह दे तब भी क्या निकालना है, ए डॉट बी ही निकालना है। समझ में आ गई सभी को बातें, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, मिटा दें। चलिए अब इसके नीचे लिखिएगा अगला डिफिनेशन, वेक्टर प्रोडक्ट लिखिए, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट डिफिनेशन लिखिए, वेक्टर प्रोडक्ट हेडिंग लगाइएगा और उसके नीचे डिफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में लिखेंगे द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B denoted by A cross B, denoted by A cross B is a vector, and defined as किस तरीके से डिफाइंड है, A क्रॉस B इक्वल टू A मॉड ऑफ B साइन थीटा n दैट। इस तरीके से हमारा क्या डिफाइंड है, वेक्टर प्रोडक्ट। एंड दूसरा हमारा डिफाइंड है इफ, यहाँ लिख लीजिएगा इफ जो हमारा A है मॉड ऑफ A, सॉरी जो हमारा वेक्टर A है वो नॉन जीरो है एंड वेक्टर B भी हमारा क्या है नॉन जीरो। क्लियर, तो वेक्टर A भी जीरो नहीं होना चाहिए एंड वेक्टर B भी जीरो नहीं होना चाहिए, तब जो हमारा क्या वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइंड होगा इस तरीके से डिफाइंड होगा। और दूसरा लिख लीजिए A क्रॉस B इक्वल टू जीरो इफ A इक्वल टू जीरो और B इक्वल टू जीरो। तो डिफिनीशन को बहुत अच्छे से लिखिएगा, अगर ये बात नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रॉपर डिफिनीशन आपको लिखनी है। तो किस तरीके से डिफाइन है, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, उन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है पहले डिनोट किससे करेंगे, A क्रॉस B, पढ़ते क्या है A क्रॉस B इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। अगर इसी को ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं सिंपली, तो आप लिख सकते हैं A B साइन थीटा n कैप। और यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज करे होंगे और जिनका नाम नहीं बताएंगे आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से डिफाइन करनी होंगी। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए लिखिए, डायग्राम भी बनाएंगे, पहले लिख लीजिए उसके बाद डायग्राम आपको समझाते हैं। वेयर लिखिए मॉड ऑफ A, वेयर मॉड ऑफ A जो कि A है, अब मॉड ऑफ B जो कि B है, आर क्या है मॉडुली ऑफ
मॉडुली का मतलब समझ रहे हैं ना, मॉडुलस ही, मॉडुली ऑफ वेक्टर ए कॉमा बी एंड एन कैप क्या है हमारा, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ एंगल बिटवीन लिखिएगा, एंगल बिटवीन देम कहने का मतलब ए एंड बी के बीच का। अब बात करेंगे यन कैप की, तो यन कैप क्या है उसको बता देंगे। एंड यन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए कामा बी, यानी वेक्टर ए कामा वेक्टर बी, सच दैट, इस तरीके से कि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी एंड यन कैप आर परपेंडिकुलर एंड यन कैप फ्रॉम right handed system, चलिए इसको बात को समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई यहाँ तक, तो ये आपको मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए, मॉड ऑफ बी इक्वल टू बी लिख सकते हैं इसको, आर मॉडुली ऑफ वेक्टर ए कामा वेक्टर बी। तो जो हमारा मॉड है वो वेक्टर ए का मॉडुलस है एंड वेक्टर बी जो है मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर बी का, और एंड थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, और जो हमारा एन कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो कि परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, टू द प्लेन ऑफ ए बी। तो ए बी जिस प्लेन में होगा वेक्टर, उस प्लेन के क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। जैसे हम यहाँ पर बना दे रहे हैं डायरेक्ट, मान लीजिए हमारा प्लेन क्या है, बोर्ड एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, अगर इस तरीके से बनाना चाहिए, मान लीजिए हमने प्लेन ले लिया इस तरीके से एक्स वाई प्लेन, मान लीजिए इधर हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा ओरिजिन होगा। तो एक्स वाई प्लेन हमने इस तरीके से ले लिया, तो यहाँ पर वेक्टर हमारा होगा इधर कहीं ए एंड कहीं हमारा वेक्टर इधर होगा बी। हम कह रहे हैं ये वेक्टर हमारा ए है, चाहे इसको कह लीजिए वेक्टर ए, इसको कह दे रहे हैं वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। तो जो एन कैप होगा वो इस तरीके से होगा, इसके ऊपर होगा। तो ये जो प्लेन है इस प्लेन के क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ ओरिजिन से ही हमारा एन कैप पास करें, क्लियर बात, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, एन होगा। तो ऐसे इस तरीके से होगा। तो एन कैप यहाँ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारा एन कैप यही ही हो। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको ना। तो एन कैप जिस वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहा है, तो उस वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है जिसका मॉडुलस क्या है, 1। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब उसका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यूनिट वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी। तो ए बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर हमारा एन कैप है। इसको तो वैसे दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि 2D है हमारा ये बोर्ड, 2D में 3D थोड़ी ना दिखा पाएंगे ऐसे, तो इसको हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं, इसको डॉट डॉट करके इस तरीके से दिखा सकते हैं आप ऐसे, क्लियर। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ऊपर की ओर आएगा, तो ये इस तरीके से, ये जो हमारा वेक्टर है एन कैप, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इस बोर्ड के ऊपर की ओर है। डॉट डॉट दिखाने का मतलब क्या है कि ये जो डॉट डॉट हमारा वेक्टर है एन कैप, ये वेक्टर किस तरीके से, इस तरीके से, जो हमारा दिख रहा है मार्कर ऊपर की ओर बोर्ड के, तो ठीक इसके बाहर की ओर है। तो ये वेक्टर इस प्लेन के क्या है, बाहर की ओर एन कैप। तो इस वेक्टर को बनाइए आप लोग, यहाँ ओ कह दीजिएगा या कुछ बना सकते हैं तो कुछ भी, चलिए छोड़ दीजिए ऐसे, तो बना लीजिए इसको। यही कह रहा है कि राइट हैंडेड सिस्टम कहा जाएगा उसे। समझ में आ गया सभी को बातें, तो इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ाते हैं। राइट हैंडेड सिस्टम कहने का मतलब जो डायरेक्शन जब भी निकालेंगे तो राइट हैंड को रखेंगे ए पे, ए क्रॉस बी निकालना है, ए से बी की ओर ऐसे घुमाएंगे तो डायरेक्शन किधर भी आ रहा है, बाहर की ओर, तो ये बोर्ड के किधर, बाहर की ओर। अगर यहीं पर बी क्रॉस ए निकालना होगा तो बी क्रॉस ए निकालेंगे तो कहाँ डायरेक्शन चला जाएगा, बोर्ड के अंदर की ओर। तो इस तरीके से डायरेक्शन होगा ये जो बोर्ड के अंदर की ओर जो डायरेक्शन होगा, लेकिन परपेंडिकुलर ही रहेगा इस प्लेन के, ध्यान रखिएगा। बातें समझ में आ गई सबको, तो नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करिए फिर इसके नीचे लिखते हैं। डिफिनीशन प्रॉपर लिखिएगा, तो चीज़ें छूटे ना, कोई पढ़ाता नहीं है, ज़्यादातर लोग नहीं देखेंगे अभी आपको, केवल वहीं डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे, डायरेक्शन को साइन क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे ऐसे। 3D बनाएंगे फिर डायरेक्शन को साइन का डिफिनीशन बता देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे भी, लेकिन पहले जो जरूरी है वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो वेक्टर आप लेकिन जाना कि इंटर में अभी तक ये जान रहे होंगे कि ए डॉट बी इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो आप लोग जान रहे होंगे कि ए इज द परपेंडिकुलर ऑफ बी, अभी तक यही पढ़े थे। लेकिन हमने कह दिया कि ए इक्वल टू अगर हम 0 ले लें या बी इक्वल टू 0 ले लें, तब इस केस में बताइए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कतई नहीं सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से आप एक नई चीज़ सीख के जा रहे हैं।
तो कभी भी कोई पूछे कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या वे दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, तो सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन करना होगा कि जो ए है वेक्टर ए है एंड वेक्टर जो बी है क्या वो 0 है या नहीं है। अगर नहीं है तब वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर इनमें से कोई भी एक 0 हो गया तब हम नहीं कह सकते दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आ गई सभी को ना, तो ध्यानपूर्वक इसमें लिखिए। तो चलिए लिखिए, यहाँ नीचे लिख करिए, यहाँ पे लिखिए द प्रोडक्ट द वेक्टर प्रोडक्ट द प्रोडक्ट द वेक्टर प्रोडक्ट the vector product is also called as क्या कहा जाता है इसी वेक्टर को, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो लिख लीजिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट, CROSS प्रोडक्ट, या आउटर प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा आउटर प्रोडक्ट। नाम जानते रहिए, आउटर प्रोडक्ट। तो इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, इसको आउटर प्रोडक्ट भी कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय किस तरीके से, A, B। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर A, B कभी भी लिखा रहे, इसका मतलब क्या है, A क्रॉस B। तो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। तो स्केलर में हमने नहीं बताया किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो वहाँ अगर जगह हो तो नीचे लिख लीजिएगा कि स्केलर प्रोडक्ट को किस तरह से लिखते हैं। तो जहाँ पर स्केलर वाला पढ़े तो उसके लिए नीचे लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाई स्केलर प्रोडक्ट वाले में किससे डिनोट किया जाता है, उसको छोटे ब्रैकेट के अंदर A, B इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो डॉट प्रोडक्ट वाले में भी नीचे लिख लीजिएगा कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट को इस तरीके से बड़े ब्रैकेट के अंदर A, B करके वेक्टर को लिख के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बताइए किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ए स्केलर प्रोडक्ट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। हो गई डिफिनेशन, मिटा दें। चलिए, तो डिफिनेशन अच्छे से लिखिएगा और डायग्राम बनाइएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि जब हमारा वेक्टर 0 हो तब हमारा जो स्केल वेक्टर प्रोडक्ट है किस तरीके से डिफाइंड है, 0। अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 होगा तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट जो डिफाइन होता है वो 0 की ओर डिफाइन होता है। लेकिन हम लोगों को अभी तक जब पढ़े थे हम लोगों को यही केवल बताया गया था कि A क्रॉस B जो होता है वो क्या होता है, AB मॉड ऑफ A, इंटर तक जो भी पढ़े होंगे आप लोग, B साइन थीटा n कैप। तो ये बता दिया जाता है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर द वेक्टर A एंड वेक्टर B, और थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। और बाद में हम लोग बताते हैं कि जब थीटा 0 हो जाता है तो क्या कहते हैं हम लोग कि जो हमारा A क्रॉस B आ गया वो 0 के बराबर हो गया, सॉरी 90 डिग्री 0 के बराबर आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा वेक्टर A है एंड वेक्टर B क्या है, दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर होंगे, अभी ये कंडीशन भी बता देंगे। तो पैरेलल वेक्टर होंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जब हमारा वेक्टर 0 हो जाए तो पैरेलल वेक्टर हो सकता है वेक्टर A इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, एंड वेक्टर B इक्वल टू 0 हो जाए। यहाँ पर कंडीशन नहीं बताया कि वेक्टर A एंड वेक्टर B क्या है, 0 नहीं। तो अगर ये 0 हो गए तो कैसे कहेंगे 2 पॉइंट्स पैरेलल है। पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, और पॉइंट के लिए थोड़ी ना पैरेलल की डिफिनेशन दी जाती है, किसी लाइन के लिए पैरेलल की डिफिनेशन दी जाती है। तो इस तरीके से हो जाएगा तो कैसे कहेंगे वेक्टर हमारा क्या है, पैरेलल है कि नहीं। अब इसकी डायरेक्शन नहीं वाली, इसकी डायरेक्शन तो किधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर। और दूसरा मान लीजिए पॉइंट है, मान लीजिए इसकी अगर डायरेक्शन इधर हो गई और उसकी डायरेक्शन इधर हो गई तो ये दोनों पैरेलल कहाँ रह गए, बताइए। तो इस तरीके से डिफिनेशन दी जाती है। तो डिफिनेशन जिस तरीके से प्रॉपर डिफिनेशन जो है उसको ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई अगर 0 हो गया, कोई भी एक 0 हो गया, या तो A इक्वल टू 0 हो जाए या B इक्वल टू 0 हो जाए। आर शब्द का यहाँ मतलब है कि या तो A 0 हो जाए या तो B 0 हो जाए या तो दोनों 0 हो जाए। उस केस में जो हमारा आएगा वो 0 डिफाइन है, हमने डिफाइन किया है, हम 0 मान के चलेंगे। इसका जो क्या आएगा वेक्टर प्रोडक्ट, एंड स्केलर प्रोडक्ट केस में भी यही डिफाइन करके हमने चला था। तो यहाँ पर जो डिफिनेशन है प्रॉपर डिफिनेशन आप लोग ध्यानपूर्वक रखिएगा। तो समझ में आई इतनी बातें सबको, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। चलिए रिमार्क करके लिखिए, रिमार्क करके लिखिए यहाँ से आप रिमार्क नंबर 1 लिखिए, फिर आगे हम लोग लिखते चले जाएंगे। यहाँ से लिखिए फ्रॉम डिफिनेशन, अभी जो हमने डिफिनेशन देखा है तो वहीं से लिख रहे हैं डिफिनेशन, फ्रॉम डिफिनेशन we also inform that, क्या इन्फॉर्म हो रहा है यहाँ से, दैट इफ वेक्टर A कामा वेक्टर B आर प्रॉपर वेक्टर वेक्टर्स then वेक्टर A कामा वेक्टर B कामा A क्रॉस B आर नॉन कोलिनियर
इस बात को देखिए। तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, उससे क्या क्लियर होता है कि जो हमारा ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है और जो ए क्रॉस बी हमने निकाला, ये क्या होंगे? कोलिनियर होगा। कोलिनियर मतलब एक ही डायरेक्शन है। जैसे हमारा ये वेक्टर बी हो गया, एक वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए इधर होगा, वेक्टर बी इधर होगा और वेक्टर ए बी होगा कहीं ना कहीं आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा। तभी तो हमने बताया एन कैप किसकी डायरेक्शन को बताता है? इस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होता है? जहाँ पर हमारा ए बी जिस प्लेन में रहता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया तो ये तीनों के तीनों को प्लेनर नहीं होंगे, को लीनियर कह सकते हैं या को प्लेनर भी कह सकते हैं कि तीनों के तीनों को लीनियर वेक्टर नहीं हो। को लीनियर मतलब एक ही लाइन में, जैसे मान लीजिए हमारा वेक्टर ए हो गया, हो सकता है वेक्टर बी भी इधर की ओर आ जाए, लेकिन जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कहाँ जाएगा? इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो हमेशा जो हमारा ए क्रॉस बी आएगा इन दोनों वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी जो हमारा वेक्टर मान लीजिए ये वेक्टर ए है हमारा, ये हमारा है वेक्टर बी है, तो जो हमारा ए क्रॉस बी आएगा उसको हम डॉट करके दे रहे हैं। तो जब भी डॉट करेंगे तो इसका मतलब समझिएगा बोर्ड के बाहर। तो ए क्रॉस बोर्ड, अगर ए क्रॉस बी ले रहे हैं नीचे की ओर मतलब बोर्ड के अंदर, ए किसके अंदर है? बोर्ड के अंदर है। तो ये दिखा रहा है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर एकदम ऐसे। तो इस तरीके से हमारा है। तो क्या है? कोलिनियर वेक्टर नहीं हो सकते। हो सकता है ए बी के कोलिनियर हो जाए। कोलिनियर का मतलब ए, जैसे ए कोलिनियर का डिफिनेशन पढ़ेंगे वेक्टर बी इस तरीके से हो जाए। इसका डायरेक्शन का अगर दिखाएंगे ज्योमेट्रिकली तो इस तरीके से दिखाएंगे कि हमारा वेक्टर मान लीजिए ए हो गया एंड बी दिखाना होगा तो मान लीजिए वेक्टर बी हो गया। इस तरीके से एरो दिखा सकते हैं। तो वेक्टर ए के लिए मान लीजिए हम यहाँ दिखा दिए, तो वेक्टर बी के लिए तो ये दोनों क्या है? कोलिनियर। लेकिन अगर जो हमारा ए क्रॉस बी आएगा वो इस तरीके से आएगा, इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हम लोग इसे डॉट करके दिखाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा। समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ से इस तरीके से हमारा वेक्टर आएगा। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है सभी को? किसी को डाउट हो रहा है कहीं सवाल में? अगर कहीं डाउट होगा तो बताइए। वही लिखा गया फ्रॉम डिफिनेशन बी आल्सो इन्फॉर्म। इन्फॉर्म दैट मतलब इन्फॉर्म कर रहा है हमको कि जो हमारा इफ ए कमा बी आर प्रॉपर वेक्टर। यहाँ प्रॉपर वेक्टर का मतलब अब यहाँ समझिएगा प्रॉपर क्यों लिखा गया है यहाँ पे। प्रॉपर वेक्टर कहने का मतलब जो हमारा वेक्टर ए है और जो हमारा वेक्टर बी है वो क्या है? जीरो के बराबर, यानी वो जीरो वेक्टर नहीं है। चाहे आप प्रॉपर कहने का मतलब कि ए एंड बी क्या है? मैग्नीट्यूड में जीरो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों क्या करते हैं? वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हीं को हम कहेंगे प्रॉपर वेक्टर। ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा प्रॉपर वेक्टर किसे कहा जाएगा। तो प्रॉपर वेक्टर ऐसे वेक्टर मतलब कि मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो ना हो, डायरेक्शन एकदम क्लियर हो कि यही डायरेक्शन होगा। नल वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बता सकते ना, जैसे नल वेक्टर हमने ले लिया कोई, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो इसका क्या बताएंगे डायरेक्शन? कि इधर होगा कि इधर होगा कि इधर होगा कि इधर होगा, तो नहीं निश्चित है, इसलिए इसको प्रॉपर वेक्टर नहीं है। प्रॉपर वेक्टर कहने का मतलब इसका डायरेक्शन क्लिकली बता दें कि किस डायरेक्शन में जा रहा है एंड साथ में ये भी बता दें वो वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है। क्लियर है बातें? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। इतनी बातें सबको समझ में आई? यहाँ पर को प्लेनर लिखिएगा, को लीनियर की जगह पे को नॉन को प्लेनर, यानी एक ही प्लेन में नहीं होंगे। यानी जैसे हमारा वेक्टर यहाँ पर ए हो गया था, वेक्टर बी हो गया था, तो इसके लिए एक प्लेन ये बना हमारा, एक प्लेन कोई बना हमारा कुछ भी होगा, मान लीजिए एक्स हो गया, ये वाई, एक्स वाई प्लेन हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन होगी। तो ये जो हमारा प्लेन अब बनेगी इधर की ओर बनाएंगे जब ऐसे, तो हमारा प्लेन क्या होगा? इस प्लेन के बाहर ही हमारा ये वेक्टर होगा। तो तीनों हमारा अगर ये वेक्टर मतलब अगर तीसरा वेक्टर आ जाता, हम अगर डायरेक्ट करेंगे जो हमारा ए क्रॉस बी आ रहा है, ए क्रॉस बी अगर को प्लेन होता तो इसी प्लेन में मतलब इसी प्लेन पे लाई करता है, लेकिन ये प्लेन के क्या है? बाहर। इसलिए कहा जा रहा है कि जो ये तीनों हैं तीनों एक ही प्लेन में नहीं होंगे। ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर होगा, आप जान ही रहे हैं हमेशा, इसलिए कहा जा रहा है कि जो हमारा वेक्टर ए वेक्टर बी ए क्रॉस बी जो है को प्लेनर नहीं होंगे। क्लियर है बातें सबको समझ में आ गई ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके। चलिए लिखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हेडिंग लगाइएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल किस तरीके से डिफाइन होता है उसको हम लोग बात कर लेंगे। तो चलिए लिखिए द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कहीं भी अगर आपको डिफिनेशन समझने में दिक्कत हो बताइएगा। टू वेक्टर्स, टू प्रॉपर वेक्टर लिखिएगा, टू प्रॉपर वेक्टर। अब जब भी अगर वेक्टर लिखें या प्रॉपर लिखें तो समझिएगा कि उसका जो वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर द एंगल बिटवीन टू प्रॉपर वेक्टर, या वेक्टर भी लिखेंगे तो समझिएगा प्रॉपर वेक्टर से, और यहाँ पर होगा तो हम प्रॉपर वेक्टर लिख देंगे। ठीक? तो प्रॉपर वेक्टर ए एंड बी, तो आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि जो एंगल डिफाइंड होता है किसी भी वेक्टर के बीच का वो नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए डिफाइंड होता है। ठीक? तो ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज किस तरीके से डिफाइंड होता है? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी, इस तरीके से। और इसी को कहते सकते हैं हम लोग, और इसी को कहते हैं, और इसी को कह देते हैं, इसको बराबर लिखते हैं किसके? ए कैप डॉट बी कैप लिखा जा सकता है ना, क्योंकि अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते तो क्या हो जाता है? वो यूनिट वेक्टर, एंड बी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल किस तरीके से फाइंड होगा, इस तरीके से। तो ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ से लिख सकते हैं आर करके थीटा की, और थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कास इनवर्स, यहाँ पर कास के अंदर है ना, यहाँ पर कास इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप, तो यहाँ से कास इनवर्स लिख सकते हैं ए कैप डॉट बी कैप। तो ए कैप एंड बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। तो दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिए और उसका क्या लीजिए, कास इनवर्स ले लीजिए, कास का इनवर्स ले लीजिए, तो हमारा हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई सबको? इस बात को ध्यान रखिए, प्रॉपर वेक्टर कहने का मतलब ए एंड वेक्टर बी जो है हमारा, वो दोनों के दोनों क्या है, वो दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। दिख रही है सबको? इधर नहीं दिख रहा, चलिए देख लीजिए, तो नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक, समझ में आ गई? प्रॉपर वेक्टर कहने का मतलब उसका डायरेक्शन क्लियरली बता लें, इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में या इधर की ओर है, तो प्रॉपर बता सकें। अगर प्रॉपर नहीं बता पा रहे हैं तो उसको प्रॉपर वेक्टर नहीं कह पाएंगे, या वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे करंट हो गया, तो करंट को हम लोग क्या करते हैं, करंट तो हमारा पता समझ में आ रहा है कि वेक्टर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है, पर वो क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, तो प्रॉपर वेक्टर नहीं है, ये ध्यान रखें। क्लियर? तो एंगल, चलिए यहाँ पर रिमार्क लिखिए, रिमार्क का मतलब नोट ही है, इसको लिख लीजिएगा रिमार्क नंबर 1। लिखिए इफ, यदि हमारा वेक्टर ए जीरो हो जाए, आर एंड या और करके लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा, और वेक्टर भी जीरो हो जाए, तब इस केस में जो हमारा एंगल डिफाइन होगा उसको लिखें देन द एंगल बिटवीन लिख लीजिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज नॉट डिफाइंड। तो जो हमारा वेक्टर, जब भी अगर कोई पूछे कि जो हमारा वेक्टर एंगल डिफाइंड होता है दो वेक्टर के बीच में, तो किस वेक्टर के बीच में डिफाइंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उन वेक्टर्स के बीच में डिफाइंड होता है जो हमारा एंगल होता है, जिनका जो मैग्नीट्यूड हो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर उनका मैग्नीट्यूड या जो हमारा वेक्टर है वो यदि जीरो वेक्टर हो जाए तो उनके बीच का जो एंगल है वो डिफाइंड नहीं होगा। बातें समझ में आ गई? तो कभी भी अगर आपको कोई बता दिया कि ए डॉट बी इक्वल टू जो भी हमारा आता है ए बी कॉस थीटा, तो यहीं से निकाला जाता है कि ए डॉट बी मॉड ऑफ ए बी, यहाँ पे कॉस थीटा रहता है और इसी थीटा को हम लोग क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो होता है कास इनवर्स ए डॉट बी अपान ए बी। तो इस तरीके से जो हमारा बनता है इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ ए डॉट बी जो हमारा है वो क्या है, वो इस केस में जब हम लिखते हैं तो हमको पता रहता है कि ए और बी क्या है, जीरो नहीं है, तभी तो डिफाइन किया गया था ए डॉट बी को टू कास थीटा। अगर इन दोनों में से कोई जीरो होता था तो हमारा क्या डिफाइन था, डॉट प्रोडक्ट, वो जीरो के बराबर डिफाइन था, ये डिफाइन था। समझ में आ रही है सबको बात है? तो इस तरीके से सारी चीज़ें, तो इस सारी चीज़ों को लिखिए रिमार्क करके, छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। आप चाहे जो भी कहीं पढ़ रहे होंगे, जो आपके हिसाब में पढ़ रहे होंगे, आप उनसे पूछिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप उनसे कि अगर बताइए दो वेक्टर के बीच का एंगल, यही पूछिएगा पहला क्वेश्चन, तो ये पूछ सकते हैं आप लोग कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो बताइए जो हमारा ए एंड बी होगा वो परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं। अगर कोई कहता है यस, तो यस कहता है मतलब उनको नहीं पता है कि कब डिफाइन होता है कब नहीं, तो अगर वो यस कह रहे हैं तो इसका मतलब वो नहीं जानते। तो आप कह सकते हैं जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी क्या हो, परपेंडिकुलर हों। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ए क्रॉस बी के भी केस में आया था, जो हमारा जीरो हो गया था, उस केस में भी हो सकता है ना, पूछ सकता है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर हैं या कोलिनियर वेक्टर हैं कि नहीं, तो यहाँ भी गलत हो सकता है। अगर कह देंगे यस, क्यों कह देंगे, अगर यस कह दे रहेंगे तो आप जब तक ये नहीं बताएंगे कि जो हमारा ए है ये नॉन जीरो है, ये भी क्या है हमारा नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो होगा तब कोलिनियर वेक्टर होंगे, अगर ये जीरो हो गया इनमें से कोई एक जीरो हो गया तो हम नहीं कह सकते कि क्या है कोलिनियर वेक्टर। समझ में आ गई बात है सबको? यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं अच्छे क्वेश्चन, अगर किसी को पूछना होगा वेक्टर से रिलेटेड तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी ये पूछा नहीं जाएगा, इन्फॉर्मेशन के लिए हमने बता दिया। लिखिए यहाँ से परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डिफिनेशन लिख लीजिए कि दो वेक्टर्स को कब कहेंगे परपेंडिकुलर, तो वही लिखिए परपेंडिकुलर वेक्टर्स कि दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर कहे जाएंगे, वही डिफिनेशन बता रहे हैं। अभी तक तो हमने देखा था कि किस तरीके से था, अब डिफिनेशन ही बता दे रहे हैं कि दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर क्या कहते हैं। तो चलिए डिफिनेशन लिख लीजिए, तो इसके बाद आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए इफ टू वेक्टर्स A and B are perpendicular, then A dot B इक्वल टू जीरो। A डॉट बी इक्वल टू हमारा क्या होगा, सीधे लिखिए ए बी, जो हमने लिखा था डॉट प्रोडक्ट उसको लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, π/2, इसको लिख देंगे जीरो के बराबर, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक, बट इसके आगे भी लिखेंगे, बट द इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब आप लोग रियल एनालिसिस समझ लेंगे क्या होगा, अभी हम बता देंगे यहाँ पे क्या मतलब है। इम्प्लाइज दैट
implies that either a डॉट बी इक्वल टू जीरो और दूसरा क्या करेगा और a इज परपेंडिकुलर टू बी। लिखिए फिर हम आपको समझाते हैं, सारी चीज़ें समझाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें भी समझाएंगे। ऐसा नहीं है हम डिफिनेशन लिखा के आगे चलते। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि रट के आते हैं हर चीज़ डिफिनेशन, आपको फटाफट लिखा देंगे तो सोचेंगे आप लोग हाँ बहुत अच्छा ये तो लिखा दे रहे हैं बराबर। तो लिखाना तो बुक से भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ समझना है जो भी चीज़ें लिखा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का कह रहा है कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, कब परपेंडिकुलर होगी तो वेक्टर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए बी कॉस पाई बाई टू। अगर दो वेक्टर मान लीजिए हमारा वेक्टर ए है एंड ये हमारा वेक्टर बी, समझिए सब चीज़ हर चीज़, ये दोनों वेक्टर हमारे क्या है परपेंडिकुलर, कहने का मतलब इनके बीच का एंगल कितना है पाई बाई टू। तो हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा पाई बाई टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान जीरो तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। एक तो हमारा क्या हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू जीरो आएगा, क्लियर। फिर कह रहा है बट द इक्वेशन ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, यहाँ से तो हमने सॉल्व किया तो जीरो आ गया ए डॉट बी, जब परपेंडिकुलर है तब ऐसा होगा कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन अगर ए डॉट बट कहने का मतलब है द इक्वेशन ए डॉट बी इक्वल टू आपको जीरो दिया है, तब इम्प्लाइज दैट मतलब इम्प्लाइज कहने का मतलब यहाँ से जो निष्कर्ष निकले, इम्प्लाइज दैट का मतलब निष्कर्ष जो यहाँ से निकलने वाला है, इम्प्लाइज दैट, बाकी मैथ में पढ़ेंगे तो और उसका दूसरा अर्थ बताया जाएगा और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। इम्प्लाइज दैट अगर ऐसा है तो क्या होगा, इसका मतलब है इधर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो क्या इम्प्लाइज करेगा कि इधर ए डॉट बी इक्वल टू क्या है जीरो। इम्प्लाइज दैट इधर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाई दैट का मतलब क्या है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो आर ए इज द परपेंडिकुलर। अब इसका मतलब है अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो यहाँ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ यहाँ लिखिएगा इधर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, अब सही होगा ठीक। तब इसको समझिएगा इनसे दैट, इसका मतलब यहाँ समझिए ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट इधर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, अथवा फिर और लिखिएगा और ए इज द परपेंडिकुलर ऑफ बी। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए परपेंडिकुलर बी है तब यहाँ से जो कंडीशन मिलेगा, अगर ऐसा है तब हमको ऐसा मिलेगा 100% श्योर है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो मिलेगा, ये 100% श्योर। अगर ऐसा होगा तब हमको ऐसा मिलेगा। लेकिन अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तब क्या दो कंडीशन मिल रही है, पहला कंडीशन तो ये मिल रहा है कि हमारा वेक्टर हो सकता है ए जीरो हो जाए और दूसरा वेक्टर क्या हो जाए वेक्टर बी इक्वल टू जीरो हो जाए। इस फ्लो चार्ट को बनाइए जब, एक कंडीशन तो ये मिल गई, या हो सकता है कि ए डॉट बी जो हमारा है वो क्या है ए के परपेंडिकुलर टू बी हो जाए, तब हमारा जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर दो केस बन रहे हैं कब, जब ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है। लेकिन यहाँ पर क्या करें ए डॉट ए परपेंडिकुलर टू बी, पहले से हमको पता है कि ए बी के परपेंडिकुलर है तब ऐसा श्योर है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो हम नहीं कह सकते कि हमारा ए बी के परपेंडिकुलर है कि ए इक्वल टू जीरो है या बी इक्वल टू जीरो है, तब हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ए जीरो है या ए परपेंडिकुलर बी है, ठीक। तो अब इसी को डिफिनेशन को अब हम लोग सही से लिखेंगे, यहाँ पर प्रॉपर शब्द का यूज करेंगे। समझ में आ गई सबको बातें। तो वही कह रहा है बट द इक्वेशन जो हमारा ए डॉट बी है इम्प्लाइज करेगा दो चीज़ों को इम्प्लाई करेगा, इधर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। यहाँ सही से लिख लीजिए इसको, इधर ए इक्वल टू जीरो और अथवा बी इक्वल टू जीरो। समझ में आई सबको बातें, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ध्यान रखिए। चलिए लिखिए यहाँ से, अब लिखिए हैंस, इसका मतलब क्या हुआ हैंस, हैंस टू प्रॉपर वेक्टर। यहाँ प्रॉपर शब्द का यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पर जीरो वेक्टर की बात नहीं होगी, प्रॉपर टू प्रॉपर वेक्टर, टू प्रॉपर वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर if and only if जब a डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाए जीरो, if and only if a डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाए जीरो हो जाए। यानी कि यहाँ समझिए अब कि कह रहा है टू प्रॉपर वेक्टर आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ का मतलब आप समझिए कि अगर 2 + 2 = हम 4 लिख रहे हैं तो इसका मतलब अगर 4 भी है तो इसका मतलब हम 2 + 2 लिख सकते हैं, ऐसा इफ एंड ओनली इफ का मतलब है, ठीक। लेकिन ऐसा होता नहीं है 4 के केस में, प्लस के केस में। इसका मतलब है अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तब हम क्या होगा वो परपेंडिकुलर होंगे, एज वो परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा कब, जब ये क्या होना चाहिए प्रॉपर वेक्टर्स होंगे तब। तो यहाँ से हमने डिफिनेशन किसके लिए निकाला, प्रॉपर वेक्टर्स के लिए। इसका मतलब समझिए, कहने का मतलब है कि ए एंड बी इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर का साइन कभी भी दिखाना ए बी के परपेंडिकुलर है तो इसके बीच में इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं आप लोग। तो ए इज द परपेंडिकुलर टू बी, ठीक। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये इंप्लाइज करेगा कि जो हमारा ए होगा डॉट बी होगा वो जीरो के बराबर होगा। एंड इफ ओनली इफ का मतलब है कि इधर से भी अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो हम लिखेंगे इसका मतलब ए डॉट बी अगर जीरो है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए हमारा क्या है बी के परपेंडिकुलर है। अब सियोरिटी बता सकते हैं क्योंकि हम जान रहे हैं प्रॉपर वेक्टर है, यानी कि ए भी जीरो नहीं है बी भी जीरो नहीं, इसका मतलब ए बी के परपेंडिकुलर होगा तभी हमारा क्या आएगा जीरो आएगा।
तो कभी भी अगर इस तरीके से दिया तो ऐसे इसका मतलब होता है इधर से तो ए, अगर इधर से भी है तो ए, इन्हीं दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं ए इज द परपेंडिकुलर बी इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आया सभी को? इफ एंड ओनली इफ का मतलब, इफ एंड ओनली इफ का मतलब दोनों साइड से। समझ में आया? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर कोई पूछे 2 + 2 = 4, अगर आप बता पा रहे हैं कि 4 इक्वल टू होता है 2 + 2, तब हम कहेंगे दोनों साइड से सही है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 के केस में हो, क्योंकि 4 को ऐसे भी लिखा जाता है 1 + 3। क्लियर? यानी 2 + 2 तो 4 तो होता है, 2 + 2 4 होता है, लेकिन 3 + 1 क्या 4 होगा? 3 + 1 तो 4 हो जाएगा, लेकिन क्या 4 = 2 + 2 ही आएगा? इसकी क्या श्योरिटी है? नहीं श्योरिटी है ना। लेकिन अगर कह देंगे दो इक्वल नंबर होने चाहिए जिसका सम क्या हो 4 होना चाहिए, तब उस केस में हम ऐसा ही लिखेंगे, तब श्योर हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जब कह दिया कि ए एंड बी क्या है, प्रॉपर वेक्टर हैं, तो इसका मतलब है अब ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि क्या हो कि ए बी = 0 हो जाए, बी = 0 हो जाए, तब उस केस में नहीं होगा ऐसा कि ए भी 0 हो जाए। अभी इस केस में सीधे हम लोग यही कंडीशन लिखेंगे। अगर मान लीजिए हम प्रॉपर वेक्टर की बात ना करते, हम कह देते कि ए डॉट बी 0 है, तब हम ऐसा नहीं कह पाते कि जो हमारा आएगा ए इज द परपेंडिकुलर बी, तो यहाँ दो कंडीशन हो जाती है। तो ए बी के भी परपेंडिकुलर हो सकता है, अथवा दूसरा क्या हो जाएगा ए = 0 हो जाएगा और बी = 0 हो सकता है। यहाँ दो कंडीशन है, तब हम यहाँ इफ एंड ओनली इफ की बात नहीं करते। ठीक, इफ एंड ओनली इफ का मतलब अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हैं? इफ एंड ओनली इफ का मतलब दोनों साइड से। अगर कहे कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दो प्रॉपर वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। अगर दो प्रॉपर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर। तो कोई एक बात कही जा रही है तो दूसरी बात होल्ड हो जा रही है। समझ में आया इफ एंड ओनली इफ का? तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये ध्यान रखिए, जहां भी कभी मिल जाए इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही समझिएगा कि दोनों साइड से बातें सही है। यानी जैसे कह दिया जाए कि सुरेश 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 राम का पुत्र है। सुरेश राम का पुत्र है। ठीक, सुरेश किसका पुत्र है? राम का पुत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? राम क्या होंगे? सुरेश के पिता होंगे। ठीक, तो राम इसका पिता होंगे। समझ में आया सभी को ना? समझ में आ रहा है सभी को? तो दोनों साइड से जो बातें होल्ड होती हैं तो ध्यान रखिए। जैसे कह दिया जाए राम श्याम के भाई हैं, यस सचिए श्याम। ठीक, श्याम की स्पेलिंग क्या होगी? SHYAM। ठीक, तो श्याम के भाई है, तो अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम किसका होंगे? राम के भाई होंगे। इफ एंड ओनली, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं राम इफ एंड ओनली इफ श्याम का ब्रदर के केस में। ब्रदर, राम श्याम का भाई होगा तो श्याम भी राम का भाई होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं राम भाई हैं किसके? श्याम के। इफ एंड ओनली कब? जब श्याम भी किसके भाई हो जा रहा है आपके, तो ये तो होगा ही होगा ना, तो श्याम भी तो राम का भाई हो जाएगा। भाई है किसका? राम का। ये ध्यान रखिए, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो दोनों तरीके से बातें होल्ड हो जा रही हैं, तो यही कहा इफ एंड ओनली इफ का मतलब। समझ में आ गई सभी को? तो आप यहाँ पे देख पाएंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डेफिनेशन कि कब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो हम नहीं कहेंगे कि वो क्या है? परपेंडिकुलर ही है। परपेंडिकुलर कब होगी? जब हम कह देंगे वो क्या है? प्रॉपर वेक्टर है। अगर प्रॉपर वेक्टर नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे हम लोग कि क्या है दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और ये सारी चीज़ें आप डिफिनेशन अच्छे से याद रखिएगा। डिफिनेशन अच्छे से याद रखिएगा, कंडीशन अच्छे से याद रखिएगा। डिफिनेशन जो हमने डिफाइन किया है जिस तरीके से, वो ध्यान रखिएगा कि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हमें किस तरीके से डिफाइन किया था, एक बार रिकॉल कर दे। दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन किया था? ए बी, वेक्टर प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा एन कैप। जो थीटा था हमारा क्या था? इन दोनों वेक्टर का क्या था? जो हमारा वेक्टर था, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी था, उनके बीच का क्या था? एंगल था। और एन कैप क्या था? इस प्लेन में ये वेक्टर लाई कर रहे हैं, उस प्लेन के क्या था? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर था। यानी मॉड ऑफ एन की बात करेंगे तो हम लोग तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा। अब बात करते हैं क्या यहाँ पे कि ए क्रॉस बी कब ये था? जब हमारा ये कंडीशन याद रहनी चाहिए कि जब हमारा ए क्या है? नॉन जीरो, एंड वेक्टर बी भी क्या है हमारा? नॉन जीरो। देखिए, या तो तीर बना के लिखिए या तो इसके ऊपर बार लगा के लिखिए, जरूरी नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, या तो एरो लगा के, जिस तरीके से लिखना चाहिए, लेकिन होना जरूर चाहिए बार या तीर। ऐसा मत लिख दीजिएगा कभी, ऐसे का मतलब वेक्टर नहीं समझेगा, स्केलर समझ में जाएगा। ठीक, तो जीरो, तो जो हमारा ये वेक्टर होगा नॉन जीरो होना चाहिए, दोनों नॉन जीरो होना चाहिए। आर एंड बी, बी एंड कह सकते हैं, कहाँ लगाते? बी नॉन जीरो होना चाहिए। और ए क्रॉस बी हमारा कब जीरो डिफाइंड था? जब क्या था? इफ या तो ए जीरो हो जाए अथवा बी जीरो हो जाए, या दोनों जीरो हो जाए। आर का मतलब या तो ए जीरो हो, या तो बी जीरो हो, या तो दोनों जीरो। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या था? वेक्टर प्रोडक्ट। यहीं पे स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइंड था बताइए? किस तरीके डिफाइंड? ए डॉट बी इक्वल टू क्या था? 0 कब? इफ पहला कंडीशन लिखते हैं या दूसरा कंडीशन लिखते हैं, बताइए जैसे लिखें, पहले 0 ही वाला लिखते हैं। चलिए, इफ जब हमारा क्या था? ए बी वाला क्या होता? 0 अथवा बी इक्वल टू था हमारा 0, तब हमने ये डिफाइन किए थे। लेकिन जब हमारा ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा था, तब क्या था हमारा? इफ ए नॉट इक्वल 0 एंड बी भी हमारा क्या था? नॉट इक्वल 0, तब हमारा ये स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन था। समझ में आया? थीटा क्या था? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। क्लियर? तब उस केस में डायरेक्शन की बात नहीं होती, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट आया था वो स्केलर था, और जो बी क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या था? वेक्टर था। क्लियर? इस तरीके से सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी
आप लोग सारे नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। और जो भी अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम आई डी लिखिए, टेलीग्राम ग्रुप लिख लीजिए। टेलीग्राम क्या था हमारा, SANJEETMATHS48 सारे स्मॉल में रहेंगे, नोट कर लीजिए। एंड हमने बताया था ऐप भी आप लोगों को जो लेक्चर नंबर 1 देखे होंगे एप्लीकेशन वो जान रहे हैं, विजय धनुष लर्निंग ऐप। ठीक, तो जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ आप लोगों को नोट सारी चीज़ें मिल जाएगी। बाकी व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, स्क्रीन पे भी शो करेगा व्हाट्सअप नंबर, तो वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 9936 53 14 53 और अगला था 88 083 43 873। ठीक, तो ये वाला व्हाट्सअप पे लिख सकते हैं। एक और व्हाट्सअप नंबर था तो हमने बताया था 88 080 23 920 23 920। इस पर कॉल भी लगेगा, हमारे पास कॉल आएगा, यही जब आप लगाएंगे तो नीरज सर के पास जाएगा कॉल। तो आप जो भी कोर्स से रिलेटेड आपको इंक्वायरी लेनी होगी तो नीरज सर के पास कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, तो आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, इस पर भी कॉल अगर बात करनी हो तो इस पर कर लीजिएगा। जब अर्जेंट हो तभी इस पर लगाइएगा, ठीक, इस वाले पे। बाकी ऊपर वाले पे 24 घंटे में कभी भी लगा सकते हैं, इस वाले नंबर पर 9936 वाले पे। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।